नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। अभी हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े किसान नेता दर्शनपाल जी मौजूद हैं। दर्शनपाल जी, आज नरेंद्र मोदी का सुबह सुबह जो संदेश आया वीडियो के माध्यम से, उसको सुनकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आया, आपके जहन में क्या आया? मुझे तो देखिए पहले यकीन ही नहीं आया। मैंने सुना इधर से कोई ऐसा हो गया है। फिर मैंने अपने एक लड़के से बोला कि यूट्यूब पे देखो, उसने बताया कि ये स्टेटमेंट आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि फेक न्यूज़ ना हो। तो लेकिन फाइनली लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, मीडिया के बहुत फ़ोन आए। तो फिर हमें यकीन आया कि सचमुच में मोदी जी ने आज गुरु नानक देव जी के जो गुरुपर्व है उसके ऊपर जानबूझकर एक जो प्लानिंग के तहत तय किया है कि सिखों को कहा जाए कि देखिए हमने आपके लिए गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर ये दे रहे हैं आपको। लेकिन हमारा जो रिएक्शन, तो मैं ये कहता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक साल बाद 670 किसानों की जान जाने के बाद, एक लंबा आंदोलन, विशाल देशव्यापी आंदोलन बनने के बाद अगर मोदी जी ने दिया है तो इसका कोई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसानों का एक अपना लंबा पीसफुल विशाल संघर्ष है। और इसका जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट होने जा रहा था खास करके बीजेपी आरएसएस के ऊपर, उसके चलते हुए किसानों को इसकी मैंने फर्स्ट मुबारकबाद देता हूँ, दी मैंने। और साथ ही वेलकम किया कि अच्छा कर रहे हो आप कि आप ये दे रहे हो हमको। लेकिन बेसिकली दिस इज़ द प्राप्ति जो है ये किसान आंदोलन की, किसानों की है। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, फिर मैंने उनकी वीडियो सुनी, एक चैनल ने हमको सुनाई। उस वीडियो में जैसे उन्होंने जिस मुंह से जिस उससे बात कर रहे थे, उससे क्लियर था कि वो बहुत ही डिप्रेशन में हैं और बहुत ही उन्होंने अपना संवेदना जाहिर करते हुए, प्रायश्चित करते हुए ये कहा कि हम इन 3 कानूनों के बारे में जो हम अच्छे के लिए लाए थे, हम अपने कुछ आंदोलनकारी किसान भाइयों को इसके अच्छेपन के बारे में समझाने में नाकामयाब रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम मोदी जी का 1 साल में, हमारे आंदोलन के 1 साल में ये एक्सेप्ट करना कि हम किसानों के मुद्दों को समझा नहीं पाए हैं, इस असफलता को सेल्फ रियलाइज़ करना, ये किसान आंदोलन की एक बड़ी प्राप्ति है कि उन्होंने जो शासक हमेशा ये बोलता था कि जो फैसला कर लिया उसको वापस नहीं लेता था, 1 इंच भी पीछे नहीं हटता था, उसको 180 डिग्री पर जो पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, कारण कोई भी हो, वो जो कारण बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए दूसरे कारण है। वो अपने आप में एक किसान आंदोलन ने एक बड़ा झटका दिया है और इससे मोदी जी की पॉलिटिकल साख, मोदी जी की और बीजेपी की ये जो बनाना चाहते हैं इसके ज़रिए कुछ जगह में, इससे किसान आंदोलन की यूनिटी और जो एक उसकी परिस्थितियां बढ़ी हैं, उतने ही रेशो में मोदी और उसकी सरकार की जो छवि है नीचे गई। अच्छा, एक बात ये भी है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को डर किस बात से लगा, उनका गला किस बात से सूखा? क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको डरा रही थी? देखो, मैं ये बात स्पष्ट करता हूँ कि किसी भी सामाजिक राजनीतिक फिनोमेना में जो शख्सियतें इन्वॉल्व होती हैं, उनको अपना जो उनका लॉजिकली जो उनका प्राप्त करना होता है, जैसे पॉलिटिक्स वालों को पॉलिटिक्स में, समाज में रुतबा पाने वालों को रुतबा पाने में, पैसा कमाने वालों में पैसा कितना प्राप्त करते हैं, उस वहाँ से लोग तय करते हैं अपनी कामयाबी को। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि बीजेपी पार्टी अगर ये समझदार होते, अगर इतने जिद्दी और हठी ना होते, तो इन्हें आज जब हम आए थे तभी हमारे साथ कोई एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री के किसानों को देशव्यापी मोर्चे में एकजुट करने में दुनिया की हालतों ने मजबूर कर दिया है। क्योंकि अब किसानों को पता चल गया है कि एमएसपी भी सेंटर के साथ है,
3 कानून भी सेंटर ने दिए हैं और किसानों को एक देशव्यापी मोर्चा बनाने की ऑब्जेक्टिवली ज़रूरत महसूस हुई। इस लड़ाई से ये जो मोर्चा बना, इससे उनकी जो राजनीतिक छवि है, जो राजनीतिक छवि को, क्योंकि लगातार देखिए इस आंदोलन में जब हम आए थे तो लोग बोल रहे थे कि मोदी जी मुर्दाबाद का नारा मत लगाइए, उनके पुतले मत जलाइए, ऐसे डराया जाता था। और बीजेपी के लोग पंजाब में ऐसे बोलते थे कि जो भी मोदी जी के खिलाफ नारे लगाएगा ये करेंगे वो करेंगे। हरियाणा में भी ऐसा था, लेकिन वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इसके लिए मेरा ये मानना है कि सामाजिक राजनीतिक बेस जो था बीजेपी का वो गिरने लगा था और काफ़ी हद तक जो स्टडीज़ आई है वो यूपी में काफ़ी हद तक नीचे चला गया है। और इनको डर ये लगता है कि कहीं यूपी के द्वारा जो राज सत्ता दिल्ली में आती है ये हमसे हाथ से न चली जाए, मेनली ये फैक्टर। अच्छा, यूपी ने उनका गला सुखाया और डराया किसानों की एकजुटता ने। किसानों की एकजुटता ने, किसानों के जो आंदोलन है इसने पूरे देश में माहौल बनाया और हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राइटर के हाथ की कलम, हर जर्नलिस्ट, हर एक जो समाज का तबका, जब ये गए अपने यूके में गए जब, तब भी ग्लासगो में देखो क्या हाल हुआ, अमेरिका गए तब क्या हाल हुआ, पूरी देश में लोगों का और देश के लोगों की एक यूनिटी ऐसे बनी हुई है कि लोगों का इस आंदोलन के साथ जैसे एक ऑर्गेनिक लिंक हो गया होता है। मतलब लोग आज भी, किसानों ने भी खुशी मनाई, लेकिन आम जनता ने भी जितनी खुशी मनाई है, वो चाहे नॉन फार्मर हैं उन्होंने भी खुशी मनाई है। आप देखिए ये जो एक आंदोलन का स्वरूप बना है ये अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिफाई करने वाला है और इसके चलते हुए ही किसान आंदोलन की अगर और आगे बढ़ेगा ये, तो मैं ये दावा करता हूँ कि ये जो, क्योंकि इसमें देखिए इनका जो CAA NRC का मुद्दा था या दूसरे इस किस्म के मुद्दे थे वो वहीं धरे के धराए पड़े हैं वो। तो इसलिए किसान आंदोलन ने आके इनकी बहुत सारी नीतियों को रोका है और पर्टिकुलरली ये 3 कानून को जब वापस लेना पड़ा, इससे हो गया कि, और देश में भी ये हो गया, देश के लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है, इंटेलेक्चुअल्स में आया है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में आया है, सब जो डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, वर्कर्स हैं, ट्रेड यूनियंस में आया है और सब मिलके सोच रहे हैं कि लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब RSS BJP की जो सरकार है इसको जैसे ये डरा रहे थे उससे बाहर आने की लोग कोशिश करेंगे, उनको ज़रूर करना चाहिए। आंदोलन ने एक पगडंडी बना दी है और आंदोलन ने एक रास्ता तैयार कर दिया है। क्या आज का जो फैसला लिया नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का, 3 कृषि कानून वापस भी हो जाते हैं, तो क्या उससे भारत की जो खेती है उसमें कुछ उन्नत होगी या फिर वो पहले की जैसी बनी रहेगी? आगे का आप लोगों का रास्ता क्या है, अगला रास्ता क्या? देखिए, एक तो 3 कानून तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए, सो इनके बैड इफेक्ट क्या है वो तो हम नहीं कह सकते कुछ। नंबर 1, एग्रीकल्चर क्राइसिस जिसके सिम्टम्स हैं सुइसाइड्स, इंडेप्टेडनेस या डीपीजेंटाइजेशन, ये जो फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर क्राइसिस के, अगर आप इनको हल करना चाहते हो तो 3 कानून तो इसको और डिटीरियोरेट करने वाले थे। एग्रीकल्चर क्राइसिस जो है ये तो है एक के टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो एग्रीकल्चर विज़ सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे हो, अगर वो एग्रीकल्चर के फेवर में नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर क्राइसिस में ही रहेगा। तो मेरा कहना ये है कि जो जैसे हमने 2017 में एक मुहिम चलाई कर्जा मुक्ति और पूरा दाम, ये तो कब ये 3 कानून नहीं आए थे, तो कर्जा मुक्ति और पूरा दाम को लेने के लिए और ये 3 कानून का जब हम निपटारा हो गया है और उसके साथ ही एग्रीकल्चर के विकास के लिए इसमें कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना, लैंड रिफॉर्म करना, और इसके लिए मुझे ये लगता है कि जब तक कोऑपरेटिव्स बना के कोऑपरेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर नहीं होता और स्टेट की तरफ से इसके लिए
सब्सिडी का इन्फ्यूजन नहीं होता, इनको मार्केटिंग के लिए प्रॉपर नहीं बनाया जाता, तब तक एग्रीकल्चर का क्राइसिस जो है बना रहेगा। 3 कानून तो उस क्राइसिस को सिर्फ शार्पन करने वाले थे। तो आप जैसे आपके ही सवाल जो जवाब है उसी से ही एक सवाल निकाल रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि सब्सिडी डालनी पड़ेंगी इसमें, लेकिन फर्टिलाइज़र सब्सिडी और फूड सब्सिडी दोनों के ऊपर तो पिछले 4-5 साल से लगातार हमले हो रहे हैं, ये कह के कि ये बजट का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। ऐसे में जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, उसका जो और एमएसपी के ऊपर भी लगातार जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बात बोलते हैं कि अगर इसको एमएसपी दे दिया तो ये इतना तो देश का बजट ही नहीं है जितना एमएसपी को लगेगा। नहीं, एक तो पहले इस बात को अटेंड कर दे। देखिए, एमएसपी सरकार बोलती है 17 से 18 लाख करोड़ रुपया, ये गलत फिगर है। ये अच्छा। 17 से 8 लाख करोड़ रुपये की फिगर टोटल परचेज की है। 23 जो कमोडिटी है उसकी टोटल परचेज जो होती है उसकी 17 से 18 लाख करोड़ रुपया है। अब वो खरीद के कहीं रखनी तो है नहीं, वो तो चाहे किसी को सब्सिडाइज देनी है या पूरी बेचनी है वो तो बिकेगी ना जी। प्राइवेट मंडी में बिके, एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो। तो अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि 1.5 से 2 करोड़ तक, लाख करोड़ तक की सरकार को इसका बोझ झेलना पड़ेगा। एक दूसरी बात, सब्सिडीज़ की बात जो आप कह रहे हो, उसमें मेरा इतना ही कहना है कि सब्सिडीज़ के लिए वो तो आज ये कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मॉडल कैसा होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर को आप compete कराओगे इंडस्ट्री से या सर्विस सेक्टर से, नहीं compete कर पाएगा। और प्राइवेट अगर आप सोचोगे कि अब इसको एक ही हल है, फिर वही हल निकालेंगे कि एग्रीकल्चर भी उनको दे दो जो फ्री मार्केट चाहते हैं, जो कारपोरेटाइजेशन चाहते हैं उनको ही एग्रीकल्चर दे दो, वो जो देने जा रहे थे, तो 60% लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो कहाँ से वो जिंदगी? आपने देखा होगा कोविड में कैसे लोगों का हाल हुआ जब सूरत और बम्बे से निकले बिहार यूपी की तरफ, तो वही लोग बाकी जो गांव के निकले। डीपीजेंटाइजेशन जो है, डीपीजेंटाइजेशन प्रोसेस ही किसानों को मजदूर बनाने के लिए है। वो शहरों के लिए सस्ते मजदूर, शहरों के लिए सस्ते मजदूर, या मजदूर खेती छोड़ के जाएगा। खेती में रहने के लिए जो समाज और सरकार को करना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सब्सिडी की बात करता हूँ कि वो उसको करनी होगी। एक आखिरी सवाल, नो मेमोरी आज आज जो किसानों की कमेटी है उसकी बातचीत हुई, आप लोगों ने आपस में क्या इसके ऊपर क्या सोचा है किसान नेताओं ने? अभी कोई कमेटी की बातचीत नहीं हुई, कल मीटिंग है, कल मीटिंग के बाद हम देखेंगे क्या। नहीं, आपस में बातचीत हुई हो तो क्या आप लोग अभी प्लान कर रहे हो? बेसिकली क्या आंदोलन को समाप्त करके वापस जाओगे या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये पार्लियामेंट सेशन में आएगा, वहाँ पास होगा। नंबर 1, नंबर 2 एमएसपी के बारे में क्या बातचीत होती है सरकार से, उस बातचीत में सरकार क्या कहती है, क्योंकि देश के पंजाब के कुछ साथियों को तो हो सकता है कि 3 कानून के साथ संतुष्टि हो जाए। एमएसपी के ऊपर पंजाब हरियाणा, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बहुत सारे संगठन हैं जो कहेंगे नहीं एमएसपी के बगैर हम समझौते को मानते नहीं हैं। तो ये जो एक एमएसपी की इम्पोर्टेंस है, इस पर क्या बातचीत होगी आने वाले दिनों में, उससे फाइनल होगा। जी, ये थे डॉक्टर दर्शन पाल, किसानों के रणनीतिकार, और खाली भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे किसानों के बीच में कोऑर्डिनेशन और उनकी रणनीति बनाने में अहम योगदान रहता है डॉक्टर दर्शन पाल जी का। शुक्रिया दर्शन पाल जी जुड़ने के लिए। ओके। और आखिरी में बधाई आपको, आपने देश के 1 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री को झुका लिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।